हेलो नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से ओनली आईएएस हिंदी माध्यम में। हम मिल रहे हैं संभव सीरीज के 9th लेसन में। और दोस्तों, आज इस लेसन सीरीज में जो हम आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं, यूपीएससी बुक वाला सीरीज का 9वां लेसन हम बात करने वाले हैं दोस्तों। भौतिक, भूगोल, फिजिकल, ज्योग्राफी के संदर्भ में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं दोस्तों। आई होप आप लोगों ने पहले ही 8 लेसन्स को कंप्लीट किया होगा और आज आप आगे की तैयारी के लिए भी मेरे साथ में अंत तक बने रहेंगे। 9th लेसन का जो है हेडिंग दोस्तों हमारा, वो है प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हमने पहले भी हासिल की है। हम उसी जानकारी के ऊपर आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं, सीखते हैं व समझने की चेष्टा करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो क्लास से रिलेटेड जो नोट्स रहेगा, मैं आपको वापस जानकारी देना चाहता हूँ। जो हमारा टेलीग्राम हैंडल है ऑफिशियल जे सर यूपीएससी, इस पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाकर के आप क्लास की पीडीएफ डी डाउनलोड कर सकेंगे। टेलीग्राम पे नाम सर्च कर सकते हैं, वहां से मिल जाएगी। तो समझने पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। लिखना भी है साथ में, तो आप लिख भी सकते हैं, मैं भी आपको क्लास में नोट्स भी बनवा देता हूँ, ठीक है। ये लेसन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें प्रीलिम्स में कई प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों पहले भी, और मेंस के अंतर्गत भी ये काफी महत्व का है। अगर हम बुक के अंदर देखें आपके पास में, तो अलग अलग 17 सेगमेंट्स में आपके पास में प्लेट विवर्तनिकी है, पर इसके एक समग्र समरी जो है आज हम अगले 40 से 50 मिनट में आपको देने की चेष्टा करते हैं। यहाँ दोस्तों पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के यूपीएससी ऑनलाइन बैचेस आपको देखने को मिल जाएंगे। संकल्प, टाइटन, सृजन, प्रहार, ऑप्शनल वे, प्रारंभ बैच। आप इन बैचेस को ज्वाइन करने के लिए काउंसलिंग इस दिए गए नंबर पे कॉल करके भी प्राप्त कर सकते हैं। एक नाम मात्र शुल्क में आप एक बेहतरीन मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, अपने समय की, अपने ऊर्जा की, अपने संसाधनों को सही दिशा में लगा सकते हैं। तदुपरांत दोस्तों हम शुरुआत करते हैं इस लेसन की। हमारा ये जो लेसन है दोस्तों, प्लेट विवर्तनिकी के नाम से हम इसको जानने वाले हैं। क्या है आपके पास में? देखिए, हमने पहले ही ये जानकारी ले रखी है कि हमारी जो अर्थ है, इसकी जो सतह है, लिथोस्फेयर है, वह अन्य छोटी छोटी क्रिस्टल जो भूपर्पटी है, वो छोटी और बड़ी मेजर और माइनर प्लेट्स में विभाजित है, और इनकी लगातार होती रहती है मूवमेंट। तो जो स्थल मंडलीय प्लेटों की गति होती है और उनकी जो परस्पर क्रियाएं होती हैं, उनसे जुड़ी एक भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं की जो व्याख्या हम करते हैं, वो प्लेट विवर्तनिकी के अंदर करते हैं। किसमें करते हैं? प्लेट विवर्त तकनीकी के अंतर्गत करते हैं। इसको प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ सर आपके पास में? कि जो ये हमारी अर्थ है, इसके ऊपर जो भी आपकी मेजर और माइनर ये प्लेट्स है, यह प्लेट्स लगातार एक से दूसरी दूर जा रही है, या फिर एक दूसरे से टकरा रही है, या एक दूसरे के समानांतर गति कर रही है। अभिसरण या अपसारी जो प्लेट सीमाएं देखने को मिलती है हमें, हमारे पृथ्वी विज्ञान के, अर्थ विज्ञान का एक मौलिक सिद्धांत, एक फंडामेंटल लॉ के रूप में हम प्लेट विवर्तनिकी को पढ़ते हैं। यह जो है 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी की शुरुआत में जो है ये ज्यादा फेमस हुआ दोस्तों। आपके पास में दुनिया भर में महाद्वीपों और महासागरों के विकास और वितरण की जानकारी यहाँ पे लोग लेने की चेष्टा करते हैं कि क्यों आज जहाँ पे महाद्वीप है, आज जहाँ पे भारत है, आज जहाँ पे एशिया है, या आज जहाँ पे अमेरिका है, वो उसी लोकेशन पे क्यों है? क्या महासागर महाद्वीप शुरुआत से ही, पृथ्वी के बनने के शुरुआत से ही इसी लोकेशन पे थे, या पहले लोकेशन अलग थी, आज अलग जगह और भविष्य में भी अलग जगह होने वाली है? यहाँ पे वर्ष 1912 में, 1912 में एक वैज्ञानिक आते हैं, नाम है एल्फ्रेड वेगनर। क्या नाम है इनका? एल्फ्रेड वेगनर। ये जो है भाई साहब आपके सामने, अल्फ्रेड वैगनर साहब, इन्होंने क्या किया था? आपके पास में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी। क्या दी थी? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था। हैरी हेस जो थे आपके पास में, एक और वैज्ञानिक थे। क्या नाम है आपका? हैरी हैरी हैस, है ना? हैरी हैस ने एक और जो है आपके पास में सागर निस्तल प्रसारण सिद्धांत दिया था। सागर का जो नितल होता है ना, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी इसको कहा था हमने। क्या कहा था? सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, यानी सागल नीतर विस्तारण सिद्धांत। अब ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के अंदर हम दोस्तों यहाँ पे बात करें तो आगे और बढ़ते हैं, मैकेंजी और पार्कर भी आते हैं 1960s के अंतर्गत। कौन आते हैं 1960s में? मैकेंजी आते हैं, पार्कर आते हैं।
यह भी अपनी एक अलग से थ्योरी देते हैं। और इसके द्वारा इन 3 मेजर प्रोपाउंडर्स थे। सबसे पहली शुरुआत किसने की? एल्फ्रेड वैगनर ने। इसको सब्सटैंशिएशन लोकप्रियता के अंतर्गत कौन लेके गया आगे? इस प्रसारण जो है सिद्धांत का किसने किया? हैरी हेस ने किया। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, जिसको हम कह सकते हैं सागर नितल प्रसारण सिद्धांत भी कह सकते हैं। आजादी के उपरांत हम 1960 के अंदर देखते हैं वर्ल्ड ऑर्डर में आपको मैकेंजी और पार्कर देखने को मिले, दो बड़े जोग्राफर्स है ना, जिन्होंने सिद्धांतों में बताया कि क्यों भौगोलिक घटनाएं घटती है, क्यों पर्वत निर्माण होता है, क्यों ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं, क्यों भूकंप हमें देखने को मिलते हैं, क्यों भू आकृतियों का निर्माण हुआ है। इन सभी चीजों की व्याख्या जो है हम प्लेट विवर्तनिकी से कर सकते हैं। तो विवर्तनिकी का क्या मतलब है? कॉपी में लिखो कि प्लेट विवर्तनिकी से यह तात्पर्य है कि भूपर्पटी बनाने वाली चट्टानों की विकृति व विकृति से पैदा होने वाले बलों का अध्ययन करना। तो हम यहाँ पे क्या चीज की स्टडी कर रहे हैं कि जो भी भू आकृति बन रही है, जो भी भू आकृति बन रही है, उस भू आकृति में जो विकृति पैदा हो रही है, डिमॉर्फेशन हो रहा है, उसके पीछे जो बल है, इन 3 चीजों को पढ़ रहे। पहला तो भू आकृति, उसमें विकृति और उसके पीछे के बल को, इन 3 चीजों को पढ़ना ही हमारे पास में प्लेट विवर्तनिकी या प्लेट टेक्टोनिक्स का अध्ययन कहलाता है ना। तो ये सारे के सारे वैज्ञानिक अध्ययन के मूल लक्ष्य है आपके पास में कि मैं प्लेट टेक्टोनिक्स में सबसे पहले लैंडफॉर्म पढ़ रहा हूं, कहां पहाड़, कहां पठार है, कहां खाई है, कहां ट्रेंच है, उनमें विकृति, उनमें डिफॉर्मेशन, महासागरों में, महाद्वीपों में हम स्टडी करते हैं, उसके पीछे बल क्या है। याद रखना कि यह जो विवर्तनिक की प्रक्रियाएं या टेक्टोनिक प्रक्रियाएं हैं, दो तरह की होती हैं। या तो इनमें होगा विस्तारण या होगा संपीड़न। क्या होता है आपके पास में? या तो इनमें होता है किसी भी चीज में ये क्या करेगी, या तो विस्तारण करेगी आपके पास में, या उस चीज को क्या करेगी, संपीड़न करेगी। क्या करेगी? कंप्रेशनल। देखो पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा है कि या तो दो प्लेटें दूर जा रही हैं या फिर दो प्लेटें टकरा रही। जब दो प्लेटें नजदीक आ रही, भूपर्पटी के आपके पास में नजदीक आ रही है आपके पास में, तो यहां पे हमने देखा था संपीड़न, कंप्रेशनल फोर्स देखने को मिलेंगे। जब विस्तारण कब होगा? जब भूपर्पटी में दरार आएगी, फॉल्ट डेवलप होंगे आपके पास में, और दो प्लेटें दूर जाएगी, ऑपोजिट उल्टी डायरेक्शन के अंदर आगे बढ़ेगी। अब हम इसकी प्रासंगिकता के अंतर्गत आए, है ना। इफ वी टॉक ऑफ द रेलेवेंस, कि सर इस चीज की रेलेवेंस क्या है हमारे पास में, व्हाई डू वी स्टडी व्हाट वी स्टडी, ठीक है ना, हम ये चीज क्यों पढ़ रहे हैं जो हम पढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं। सर इसके पीछे एक महत्वपूर्ण रीजन हो सकता है। क्या रीजन हो सकता है दोस्तों? तो इसको थोड़ा सा आप लोग अच्छे से सीखिएगा, समझिएगा कि सर इसकी प्रासंगिकता क्या है। मतलब रेलेवेंस, हम क्यों यह थ्योरी पढ़ने की चेष्टा करते हैं, वाई डू वी हैव टू स्टडी दिस। देखिए पृथ्वी का जो स्थल मंडल है हमारे पास में, पृथ्वी के स्थल मंडल में 30 से भी ज्यादा जो है आपके पास में टेक्टोनिक प्लेट्स है ना। जैसे मैं आपको यहाँ पे कुछ प्लेट्स के बारे में जानकारी देना चाहूंगा, जस्ट फोकस ओवर हियर। यस, तो इसकी प्रासंगिकता, रेलेवेंस यही है कि जो हमारी अर्थ है, यह पृथ्वी का जो स्थल मंडल है, लिथोस्फीयर, सबसे ऊपर वाली भूपर्पटी जो है, वो 30 से ज्यादा अलग अलग टेक्टोनिक प्लेटों में विभाजित है। जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, है ना, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन, एंटार्क्टिक, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, पैसिफिक प्लेट है आपके पास में। सो यहाँ पे 30 से भी ज्यादा जो है प्लेट्स आपको देखने को मिल जाएगी। अब याद ये रखना है आपके पास में जो सबसे बड़ी प्लेटें हैं आपके पास में, वह 7 मेजर प्लेटें हैं। एक है नॉर्थ अमेरिका, एक है साउथ अमेरिका, एक है आपके पास में अफ्रीका, एक है यूरेशिया, फिर एक है ऑस्ट्रेलियन प्लेट है आपके पास में, फिर है एंटार्क्टिक प्लेट है आपके पास में, और फिर है आपका पैसिफिक प्लेट। पैसिफिक प्लेट जो है नंबर 7 रख लेते हैं। सो ये 7 है। बाकी सारी माइनर प्लेट है, जैसे नाज़का है, कोकोस है, कैरिबियन प्लेट है, ये माइनर प्लेट है। अरेबियन है, इंडियन प्लेट है, फिलीपाइंस प्लेट है, ये माइनर प्लेट है। यहाँ पे आपको बर्मीज प्लेट भी देखने को मिलती है, ये माइनर प्लेट है आपकी, ठीक है ना। सो इस प्रकार हमने देखा कि इन प्लेटों के अंदर जो है हम पूरे पृथ्वी के जो स्थल मंडल है उनको 30 से भी अधिक अलग अलग टेक्टोनिक प्लेटों में विभाजित कर सकते हैं, जो बहुत बड़ी से लेकर के छोटी भी हो सकती है। मेजर प्लेयर है, मुख्य प्लेटें भी हैं, और माइनर प्लेट्स भी देखने को मिल जाएगी। अब आपको ये याद रखना है कि इन प्लेटों की गति ने
पर्वतों की चोटियों से लेकर के समुद्र के तल में गर्तों तक हमारे पूरे ग्रह को आकार दिया। ये प्लेटों में मूवमेंट होती हैं, अभिसारी मूवमेंट हो सकती हैं, अपसारी मूवमेंट हो सकती हैं, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग मूवमेंट्स हो सकती हैं आपके पास में। तो हमारे महाद्वीप का, आज जो हमारी महाद्वीप है, पृथ्वी है, इसकी सतह का 29% भाग जो है आपके पास में, वह सारा क्या है आपके, या तो कोई स्थलाकृति है जैसे पर्वत है, कोई चोटियां है आपके पास में, बाकी सारे महाद्वीपीय स्थल को छोड़ दे तो 70-71% तो क्या ही है, महासागर है। 71% तो क्या है भैया कि गुरुजी ओशियन ही है। बाकी का 29% क्या है भैया कि सर यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स है। क्या है ये, कॉन्टिनेंट्स देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार हम ये चीज देख सकते हैं कि चाहे महासागर हो चाहे महाद्वीप हो, इनके विनिर्माण में, इनकी मैन्युफैक्चरिंग में और इनके स्थलाकृतियों के निर्माण में इन प्लेट्स का और इन प्लेट्स की मूवमेंट का और प्लेट विवर्तनिकी का एक महत्वपूर्ण रोल देखने को मिलता है। अब प्लेट विवर्तनिकी में जो क्या होगा, प्लेटों की गति होगी। तो प्लेटों की गति के कारण पृथ्वी के इतिहास में, जिसको हम भूवैज्ञानिक समय कहते हैं, जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहते हैं, तो यहां महाद्वीपीय और महासागरीय पिंडों का जो है परिदृश्य बदला। आज जो ये अमेरिका यहां दिख रहा है, यहां नहीं था। आज जो भारत यहां दिख रहा है, वो यहां नहीं था। पहले इसकी लोकेशन कहीं और थी, अमेरिका की लोकेशन कहीं और हुआ करती थी। अच्छा, जब महाद्वीप वहां नहीं थे, महासागर वहां नहीं थे, पर्वत पहाड़ पठार वहां पे नहीं थे, जलवायु परिस्थितियां भी तो बदली होगी। सो जैसे जैसे इन प्लेटों की मूवमेंट बदलती गई, पृथ्वी की जलवायु भी तो बदली है। साथ साथ में जलवायु के अनुसार ही हम लोग कहते हैं कि सर वहां का वेजिटेशन बदलता है, वहां पे वनस्पति, वहां की जैव विविधता बदलती है, जानवरों का वितरण भी बदलता है। एग्जैक्टली तो सर सोचिए, इस प्लेट की गति के कारण इसकी प्रासंगिकता को समझने की चेष्टा कीजिए कि सर अगर मुझे हिमालय दिख रहा है तो सर इंडियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट से टकराव के कारण बन रहा है। अगर मुझे यहाँ पे इंडिया का जो क्लाइमेट देखने को मिल रहा है, हम कहते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट, पहले यहाँ पे हुआ करता था, भारतीय नॉर्थ की तरफ मूवमेंट किया। सो कैसे इक्वेटर से नीचे से होते हुए इक्वेटर क्रॉस करके यह ट्रॉपिक्स तक पहुंच गया है भारत हमारा। तो जलवायु परिस्थिति, उस जलवायु के आधार पर वनस्पति, उस वनस्पति में जीवित रहने वाले वन्य जीव। सो आप ये सोच सकते हैं, इन प्लेटों की गति के ऊपर पूरी पृथ्वी का स्थल मंडल ही नहीं, जैव मंडल भी निर्धारित है। कितनी खूबसूरत है प्लेट विवर्तनिकी की ये गतियां। प्रासंगिकता को आप समझ पा रहे हैं। आई होप आप इसकी रेलेवेंस को, इसके महत्व को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आप अगली हेडिंग लगाएंगे मित्रों, और यहां पे हम लोग हेडिंग के अंदर लिखने वाले हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, यानी आपके पास में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों आपके पास में? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये है हमारे एक वैज्ञानिक जिनका नाम है अल्फ्रेड वेगनर। समय है 1912 का। 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और ये जर्मन मौसम वैज्ञानिक हुआ करते थे। जर्मन मौसम वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर क्या कहते हैं कि पृथ्वी पे ये जो महाद्वीप है, महासागर है, इनके वितरण को समझिए। ये एक दिन आप ही की तरह जो है मैप लेके, एटलस लेके या ग्लोब लेके बैठे हुए थे, और इन्होंने देखा कि सर महाद्वीपों का जो विस्थापन है कहीं न कहीं संभव है। पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन की जो है आपके पास में दिशा में एक पहला कदम रखा गया इस अल्फ्रेड वेगनर थ्योरी के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के द्वारा। क्या कहते हैं ये भाई साहब? कहते हैं कि जो हमारी अर्थ है, इसमें शुरुआत में सारा के सारे महाद्वीप एकत्रित करके, इकट्ठे करके एक जगह पे रखे जा सकते थे। मतलब ये कहने की ये चेष्टा करते हैं कि हमारी जो ये पृथ्वी है, शुरुआत में आज से कई मिलियन वर्षों पहले क्या हुआ करती थी भैया? आपके पास में एक ही, आपके पास में कॉन्टिनेंट सब एक ही हुआ करते थे। मतलब सभी महाद्वीपों का एक विशाल महाद्वीप यानी सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण किया गया। तो सुपर कॉन्टिनेंट को नाम क्या दिया? पेंजिया। नाम क्या दिया आपके पास में? पेंजिया नाम दिया गया। और इसके चारों तरफ जो महासागर बच गया आपके पास में, जो पानी बच गया, सारे महासागर एक हो गए, तो उसका नाम रखा गया पैंथलासा। पैंथलासा महासागर जो है एक विशाल महासागर है जो कि इस पेंजिया को घेरे हुए। तो ये कह रहे हैं कि आज से 225 मिलियन वर्ष पहले ऐसा हुआ होगा कि सारे महाद्वीप साथ रहे होंगे, और सारे महाद्वीपों ने जुड़ करके एक सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया को जन्म दिया। सारे महासागर जो है इकट्ठे हो गए और उसके चारों तरफ उसको घेर दिया पेंजिया को, और पेंथलासा
नाम का महासागर का निर्माण हुआ। ये कहते हैं कि सर इससे थोड़ा सा आप टाइम पीरियड में आगे जाइएगा तो 200 मिलियन वर्ष पहले जो है ट्राइसिक काल के अंदर जो है यह कार्य हुआ है। किसमें हुआ है आपके पास में, लगभग आपके पास में टाइम पीरियड जो दिया गया है ट्राइसिक टाइम पीरियड दिया गया है। ठीक है, कौन सा है, ट्राइसिक, है ना, 200 से 250 मिलियन वर्ष के बीच में। तो विशाल महाद्वीप पेंजिया जो है वो विभाजित भी होना शुरू होता है, और जब इसका विभाजन होना शुरू करता है, मतलब जो ये पेंजिया था पूरा, ये बीच से विभाजित होता है। यहाँ पे ये देखो बीच में कहीं न कहीं एक विभाजन देखने को मिलता है। अब जो विभाजन होता है ये दो बड़े महाद्वीपों समूहों के अंदर विभाजित होता है। ऊपर वाला भाग को नाम दिया लॉरेंशिया, क्या नाम दिया, लॉरेंशिया, और नीचे वाले भाग को नाम दिया गोंडवाना। तो लॉरेंशिया और गोंडवाना यहाँ पे दो अलग अलग महाद्वीपीय समूहों का निर्माण होता है दोस्तों आपके समक्ष। और इसके बीच में एक सागर है, सागर का नाम दे दिया गया टीथियस सागर। अब धीरे धीरे ये महाद्वीप और आगे विभाजित हो गए, विस्थापित होते गए, और लॉरेंशिया और गोंडवाना जो है उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका में विभाजित होते गए, और आज अपनी वर्तमान पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। यस, सो ये लॉरेंशिया और गोंडवाना आगे और विभाजित होते, उत्तरी वाला भाग लॉरेंशिया है, नीचे वाला गोंडवाना। ये लॉरेंशिया जो है आगे जाके नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया का विभाजन करता, निर्माण करता है। माफ कीजिए तो आज थोड़ी, यस, और यहाँ पे जो है ये नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया का निर्माण होता है। जबकि इससे हम जब आगे बढ़ते हैं, गोंडवाना जो है उसके द्वारा साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका का निर्माण होता है। फिर 100 मिलियन साल पहले ये थे, फिर इनका विभाजन और आगे बढ़ता जाता है, भारत जो है नॉर्थ की तरफ बढ़ता गया, भारत यहाँ पे पहुंच गया है ऑस्ट्रेलियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से मूवमेंट करके। जस्ट सेकंड, राइट। तो लॉरेंशिया और गोंडवाना जो है यही आगे विभाजित होकर के छोटे छोटे महाद्वीपों में टूट गए, और महाद्वीपों के बीच में जो जल था वो वितरित होते हुए आपके पास में प्रशांत है, अटलांटिक है, आर्कटिक है, हिंद महासागर और दक्षिणी महासागर के रूप में यह भी आपको विभाजित और प्रसारित होते हुए दिखाई दे देती। यही थी आपके पास में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को जब समझाने की बात आई, दिखाने की बात आई, तो हमारे ये जो महाशय अल्फ्रेड वेगनर, तो और मौसम वैज्ञानिक थे। आप सोचो सर, वेदर वाला जो नॉलेज वाला आदमी है, वो ज्यादा क्या ही बता पाएगा। तो इन्होंने कहा जिग्सॉ फिट है। क्या कहा सबसे पहले, इन्होंने कुछ साक्ष्य रखे। इन्होंने क्या रखे आपके पास में, साक्ष्य रखे। क्या साक्ष्य रखे, क्या प्रमाण रखे हमारे समक्ष के सर, ये देखिए वाकई में प्लेट्स मूवमेंट कर रही है। सबसे पहले कहा कि देखो अफ्रीका, आप भी खोलो एटलस, और एटलस खोल के देखो अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका को एकदम साथ में मैच हो रहे हैं। एकदम तट रेखाएं जो है अद्भुत रूप से साम्यता रखती हैं। और 1964 में एक कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा एक नक्शा बनाया गया जो कि इस बात का समर्थन भी करता था। तो इन्होंने ये चीज कही आपके पास में जिगसॉ फिट, क्या कहा, जिगसॉ फिट, है ना। और जिगसॉ फिट के माध्यम से इन्होंने कहा कि जैसे यहाँ पे पजल फिट होती है, वैसे दक्षिणी अमेरिका अफ्रीका की तट रेखा जो है आपस में मैच होती है। तो ये बताता है कि कभी ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहे होंगे, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका साथ में जुड़े हुए थे, जैसे कोई बिस्किट का भाग तोड़ करके आपने दो भागों में फेंक दिया हो, इस प्रकार। फिर इन्होंने ये भी बताया
कि महासागरों के किनारों की चट्टानों की आयु भी समान है। जैसे अगर मैं देखने की कोशिश करता हूं दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के तटों के आसपास में, जो मुझे यहाँ पे रेडियोमेट्रिक डेटिंग विधियों के माध्यम से, है ना, मैं महासागरीय चट्टानों की आयु की पता लगा सकता हूं। तो ब्राजील के तट पे जो है 2000 मिलियन वर्ष पुरानी भी चट्टानें मेल खाती है पश्चिमी अफ्रीका के तट की चट्टानों से। तो इन्होंने दूसरी चीज बताई थी, चट्टानों की आयु की समानता, है ना। है ना। तीसरी चीज जो इन्होंने रखने की कोशिश की दुनिया के सामने, वो ये थी टीलाइट। TILLIT। टीलाइट क्या होते हैं? ग्लेशियर के निक्षेप होते हैं, अवसादी चट्टाने होती हैं दोस्तों एक तरह की। तो टीलाइट नाम की जो चट्टाने हैं वो भारत में देखने को मिलती हैं। गोंडवाना प्रणाली के अवसाद जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में जो है 6 अलग अलग भूभागों में समान रूप से जाने जाते हैं। सो अब ये कहते हैं कि सर भारत कहाँ है आज की तारीख में, इंडिया कहाँ है, इंडिया कहाँ है, ये यहाँ पे लोकेटेड है, ये इक्वेटर के भी नॉर्थ में है। अब यहाँ पे कौन से ग्लेशियर्स आ गए, यहाँ पे कौन से टीलाइट आ गए? तो इन्होंने कहा कि टीलाइट के निक्षेप भारत में तब बने होंगे जब भारत इस गोंडवाना का भाग रहा होगा और लगभग आपके पास में, है ना, इक्वेटर से काफी नीचे काफी दूर ठंडे एरिया में रहा होगा। तो वहां पे ग्लेशियर्स रहे होंगे और ग्लेशियर्स आइस एज के दौरान कई सारे जो है टीलाइट डिपॉजिट बनाता है और यहाँ पे उन चट्टानों के आज भी अवशेष भारत में देखने को मिलते हैं। तो तीसरे इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि सर देखो टीलाइट चट्टान जो है वह देखने को मिलती है भारत के अंतर्गत, और यहाँ पे ये अवसाद जो है दक्षिणी गोलार्ध के 6 अलग अलग भूभागों में समान रूप से पाए जाते हैं। तो कैसे कि सर ये साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया सब जगह पे टीलाइट मिल रही है, ये बताते हैं कि यह पहले एक ही भूभाग हुआ करता था जहां पे ये टीलाइट की चट्टानें बनी, फिर ये भूभाग टूटा और अलग अलग दिशाओं में आगे प्रसारित होता रहा, वितरित होता रहा, और यह आज भारत जैसी लोकेशन में भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि कोई साउथ पोल के नजदीक नहीं है, जो कहीं न कहीं इक्वेटर के भी उत्तर में। फिर इन्होंने बताया प्लेसार निक्षेप के बारे में कि घाना है अफ्रीका में, तो घाना के तट के आसपास में सोने के भंडार देखने को मिलते हैं। वैसे ही ब्राजील के तट के आसपास देखने को मिलते हैं, यहाँ पे जो घाना है, तो घाना के पास में जो प्लेसार डिपॉजिट देखने को मिले वो ब्राजील के पास में भी देखने को मिले आपको। तो ये कहते हैं प्लेसार निक्षेप। तो प्रेशर निक्षेप यहाँ पे देखने को मिले आपके पास में, जैसे सैंड डिपॉजिट जैसे निक्षेप हमें देखने को मिलते हैं आपके घाना में, वैसे ही आपको साउथ अमेरिका में भी देखने को मिलते हैं। सो एक समानता यहाँ पे, साम्यता यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा जीवाश्मों का वितरण आ जाता है कि जैसे आपके पास में मीजोसॉरस है, मीजोसॉरस एक डायनासोरस की प्रजाति है, तो मीजोसॉरस के जो जीवाश्म देखने को मिले, जैसे दक्षिण अमेरिका में मिले वैसे ही अफ्रीका में भी मिले आपके पास में। तो जीवाश्म में समानता देखने को मिली, चट्टानों में समानता देखने को मिली, टीलाइट में समानता है, प्लेसार निक्षेप में समानता है, और तो और जिग्सॉ फिट भी एक दूसरे से मैच भी होते हैं। तो ये सारी चीजें क्या करती है आपके पास में कि ये सारे महाद्वीप एक समय जुड़े हुए थे, कालांतर में विभाजन होना शुरू करता है और प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट विवर्तनी की, इन प्लेटों की गति के कारण यह महाद्वीप आज इस लोकेशन तक पहुंच चुके हैं। अब यहां पे कई आलोचनाएं भी की गई, कई सारे निगेटिव पॉइंट्स भी यहां पे लिख सकते हैं। सर आलोचना में हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्रिटिसिज्म है ना। आलोचना अगर मैं लिखने की कोशिश करूं यहां पे कि सर इसमें बताया तो है इन्होंने परिणाम, पर इन्होंने क्रियाविधि का अभाव रखा। वैगनर समझाते हैं कि सर बिल्कुल यहाँ पे एक पेंजिया है, एक पैंथलासा है, फिर इसमें विभाजन होता है, फिर यहाँ पे देखिए ये धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ, कुछ साउथ की तरफ आगे पीछे प्लेटें जो है मूवमेंट करने लग जाती हैं और आज की लोकेशन तक सारे महाद्वीप पहुंचते हैं। ठीक है सर, ये तो प्रभाव है, आप इसके पीछे की प्रक्रिया बताइए, क्रियाविधि बताइए। तो यहां पे वैगनर यह समझाने के लिए समर्थित नहीं थे कि ये महाद्वीप कैसे स्थानांतरित हुए, मतलब क्रियाविधि का अभाव इस थ्योरी में क्या था आपके पास में। ये बता नहीं पाए इसके पीछे फोर्स क्या है, क्या चीज है जो इन कॉन्टिनेंट्स को नजदीक लाती हैं, फिर दूर करती हैं, फिर और दूर करती हैं, इनके विस्थापन का, प्लेट विवर्तनिकी का कारण बनती हैं। फिर है भूपर्पटी की अपेक्षा उपेक्षा इन्होंने की। ये सिद्धांत जो है महासागरीय पर्पटी की भूमिका की उपेक्षा करता है। ये सीधा सीधा कहता है सर महाद्वीप भी है
महाद्वीपी नजदीक आते हैं, महाद्वीपी दूर जाते हैं। भाई हमने अभी कहा 29% है महाद्वीप, तो 71% क्या है, महासागर है। तो आपने समुद्री पर्पटी की तो उपेक्षा करते, आपने महाद्वीपों के विस्थापन की बात की, आपने महासागरों के विस्थापन की तो बात ही नहीं की, महासागरों के पर्पटी कैसे बनी। तो महासागरीय पर्पटी की उपेक्षा इन्होंने कर दी, ठीक है ना। महासागर के बारे में जो कैसे यहाँ पे भूवर्तनिक जो है प्रक्रिया चल रही है, विवर्तनिक प्रक्रिया चल रही है, कैसे निर्माण हो रहा है, ये सारी चीजों के बारे में ही इज साइलेंट। फिर वैगनर कहते हैं आपके पास में कि यहाँ पे गति का सटीक मापन नहीं किया जा सकता है, वी कैन नॉट नो कि किस मूवमेंट में, किस डायरेक्शन में यह आगे बढ़ रही है। बल क्या होगा आपके पास में, कभी कहते हैं कि चंद्रमा के बल से जो है गुरुत्वाकर्षण से ये बढ़ रहा है, कभी कह रहा है आपके पास में पोलार फ्लिंग इफेक्ट है कि सर जो पृथ्वी गोल गोल घूम रही है उसके कारण ही जो ये महाद्वीप है कभी नजदीक आ जा रहे, कभी दूर चले जा रहे हैं, पोलार फ्लिंग इफेक्ट बताया था। कभी कह रहा है कि सर यहाँ पे मून के और सन के अट्रैक्शन के कारण जो है ये महाद्वीप जो है यह लगातार एक दूसरे से नजदीक आ रहे हैं और दूर जा रहे हैं, विवर्तन की घटनाएं हो रही है। सो भाई एग्जैक्ट रीजन नहीं दे पाया, साक्ष्य तो इसने बहुत अच्छे दिए थे। कुल मिलाकर के शुरुआत तो हुई हमारे पृथ्वी विज्ञान में, अर्थ साइंस में, महाद्वीपों के वितरण को समझने के लिए 1912 के अंदर सबसे पहली नींव रख दी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, एल्फ्रेड वेगनर ने 1912 के अंदर। इसके बाद में आते हैं आगे एल्फ्रेड, कौन आते हैं आपके पास में, एल्फ्रेड होम्स। एल्फ्रेड होम्स जो है, या सॉरी आर्थर होम्स, आर्थर होम्स जो है वह कहीं के एक सिद्धांत लेके आते हैं, इसे कहते हैं संवहन धारा सिद्धांत। ये समझाते हैं सारी चीजें अच्छे से, है ना। तो यहां पे लिखेंगे आर्थर होम्स। आर्थर होम्स क्या लेके आए थे आपके पास में, ये लेके आए थे संवहन धारा सिद्धांत। क्या लेके आए थे, संवहन धारा सिद्धांत लेके आए थे। अच्छा, इस संवहन धारा सिद्धांत से क्या हुआ होगा दोस्तों आपके पास में, संवहन धारा सिद्धांत या कन्वेक्शनल करंट थ्योरी से ये बताने की ये कोशिश करते हैं कि प्लेटों की गति कैसे हुई। प्लेटों के अंदर ये बताने की कोशिश करते हैं कि सर पृथ्वी के अंदर जैसे ही आप जो है ऊपर क्रस्ट वाले लिथोस्फीयर वाले भाग से नीचे जाएंगे ना, तो एस्टेनोस्फीयर है। एस्टेनोस्फेयर मेंटल वाली बात करते हैं, मेंटल वाले एरिया में क्या है आपके पास में, तापमान ज्यादा है, वहां पे रेडियोधर्मी तत्वों का क्षय होता है, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के क्या होते हैं वहां पे, डीके होता है, और वहां एनर्जी पैदा होती है, और उस गर्मी से मेंटल में संवहन धाराएं, कन्वेक्शनल करंट चलती हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छा इन्होंने जो है वैज्ञानिक साक्ष्य रखा दुनिया के समक्ष, और आई गेस ये उस समय का सबसे ज्यादा मान्य साक्ष्य भी यही था, ठीक है ना। सबसे ज्यादा मान्य साक्ष्य भी यही माना जाता है कि सर हमारे पृथ्वी के अंदर क्या देखने को मिलता है, इस प्रकार से अंदर मेंटल में कन्वेक्शन करंट है, गर्मी के कारण, हीट के कारण। आप पूछोगे सर गर्मी क्यों है, हीट क्यों है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है आपके पास में, संवहन धारा के पीछे का रीजन है कि मेंटल में रेडियोधर्मी तत्वों के क्षय से गर्मी पैदा होती है, और जो गर्मी पैदा होती है संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं। अब यहाँ पे जो संवहन प्रक्रिया भी आपको साथ में देखने को मिल जाएगी, है ना। तो संवहन मतलब कन्वेक्शन, और इसी संवहन धारा से देखो ये धारा जो है वो गर्म होकर के ऊपर उठ रही है ना, और इन प्लेटों को दो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर लेके जा रही। तो इन प्लेटों के मूवमेंट का, है ना, इनके विवर्तनिकी का, इनके टेक्टोनिक्स का, इनके डायरेक्शन के चेंज होने का, इनकी गति का एक कारण हमें पता चलता है आर्थर होम्स के संवहन धारा सिद्धांत से। तो यहाँ पे संवहन प्रक्रिया या कन्वेक्शन प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा का प्रभाव देखने को मिलता है। किसका प्रभाव है दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले रेडियो धर्मी तत्वों के क्षय से मेंटल में ऊष्मा धारा उत्पन्न होती है, पहला पॉइंट तो ये। और इसी के कारण, इसी ऊष्मा धारा के प्रभाव के कारण हमारे मेंटल का पदार्थ कम सघन होकर ऊपर उठता है ना।
और ऊपर उठने के उपरांत जो है ठंडी और भारी सामग्री नीचे चली जाती है, क्योंकि नीचे का हल्का मटेरियल ऊपर चला गया, ऊपर का भारी मटेरियल जो ठंडा मटेरियल है नीचे चला गया। तो ठंडी व भारी सामग्री नीचे चली जाती। और ये जो ओवरऑल मूवमेंट है अपवेलिंग की आपके पास में, कि यहाँ पे कोई चीज ऊपर उठ रही है, पदार्थ जो है हल्का होकर के गर्म होकर के, और जो ठंडा है वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो अपवेलिंग और डाउनवेलिंग जो है आपके पास में, यही अपवेलिंग और डाउनवेलिंग एक करंट की, एक धारा की फॉर्म ले लेता है, एक मूवमेंट, एक बल प्रदान करता है। इसके कारण इसके ऊपर जो प्लेट है वह इस डायरेक्शन में और इस वाली प्लेट को इस डायरेक्शन में गति मिलती है। सो प्लेटों की गति क्यों मिली? इन प्लेटों की गति के पीछे संवहन प्रक्रिया में अपवेलिंग और डाउनवेलिंग जैसी गतियां देखने को मिलती हैं। अब दोस्तों एक और चीज जो है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए, हैरी हैस। हैरी हैस जो थे एक और वैज्ञानिक थे आपके पास में, है ना, 1960s के अंदर इन्होंने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी दी थी आपकी, बहुत ही महत्वपूर्ण है हैरी हैस। हैरी हेस। हैरी हेस ने क्या सिद्धांत दिया था? हैरी हेस का सिद्धांत था समुद्र नितल प्रसार सिद्धांत। 1961 के अंदर जो है उन्होंने यह सिद्धांत दिया था सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। ये बता रहे थे कि समुद्र का जो तल है आपके पास में उसमें लगातार प्रसार होता है। समुद्र तल की जो स्थलाकृति है वह पराचुंबकीय अध्ययन पैलियो मैग्नेटिक स्टडी करते हैं। ये बताने की चेष्टा करते हैं कि किस प्रकार पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा गर्म होकर के ऊपर उठता है, और ऊपर उठ करके महासागर की प्लेट जो है उससे वह बाहर निकलता है लगभग, है ना, तो मध्य महासागरीय कटक का निर्माण होता है। तो मैग्मा का ऊपर उठना और उसके द्वारा कहीं न कहीं महासागरीय कटक का निर्माण होना, ये बताते। अब जो नई महासागरीय आपके पास में परपटी है, जब भी मैग्मा वो ठंडा होता है तो ठोस चट्टान में बदलता है और महासागरीय परपटी का, महासागरीय लिथोस्फीयर का निर्माण करता है। अब समुद्र के तल में विस्तार से क्या मतलब? कि सर जो ये नवगठित भूपर्पटी है, बीच में तो है आपके पास में महासागरीय कटक, और उसके दोनों तरफ ये जो नई बनी हुई भूपर्पटी है महासागरीय भूपर्पटी, यह भूपर्पटी कटक से दूर फैलती जाती है, महासागर के तल का विस्तार होता है। हम चुंबकीय खनिज तत्व जो है आपके पास में समुद्र तल में देख सकते हैं, तो उनका अगर हम रिकॉर्ड देखने की कोशिश करें कि सर उनके मैग्नेटिक पैलियो मैग्नेटिक स्टडी करें, तो कटक के दोनों और चुंबकीय धाराओं का जो है सममित पैटर्न हमको देखने को मिल सकता है। सो यह आपने थ्योरी में क्या कहते हैं, मध्य महासागरीय कटक के आसपास में उच्च तापमान आपको देखने को मिलेगा। तो मैग्मा होता है आपके पास में, उभरने से यह क्षेत्र अन्य स्थानों से अधिक गर्म होता है, अधिक ऊंचा पाया जाता है, और यहाँ पे समुद्री भूपर्पटी जो होता है उसकी आयु आपके पास में, जैसे जैसे हम कटक के पास में रहते हैं यहाँ पे भूपर्पटी जो है नहीं पाई जाती। जैसे ही हम भूपर्पटी कटक से हम दूर चले जाते हैं तो भूपर्पटी पुरानी होती जाती है। यहाँ चुंबकीय धाराओं की बात की कि सर चुंबकीय ध्रुवों की उलटफेर के कारण, या फिर मैग्नेटिक, हमने पहले भी पढ़ा था ना, याद करो कि अर्थ के मैग्नेटिक पोल जो है वो चेंज होते रहते हैं, और यहाँ पे चुंबकीय ध्रुवों की उलटफेर जब भी होती है आपके पास में, तो यहाँ पे समान और विपरीत चुंबकीय धाराओं का विनिर्माण संभव हो सकता है। इसका कई लोगों ने जो आलोचना दी, सबसे पहले इन्होंने कहा लोगों ने कि जो मेंटल संवहन तंत्र है उसका अभाव है। आप बता नहीं पा रहे हैं कि संवहन धाराओं और प्लेट गति के बीच में स्पष्ट संबंध क्या है, फैलने की गति धीमी दर क्यों है, क्योंकि प्रसार की दर बताते हैं कि ये प्लेटें हर साल कुछ सेंटीमीटर ही बढ़ पा रही हैं आगे, ठीक है ना। तो ये आलोचनात्मक था आपके पास में, लोगों को असंतोषजनक लगा कि कैसे इतने बड़े पहाड़, बड़े पठार इतने लाखों स्क्वायर किलोमीटर की दूरी तय करते हुए आगे बढ़ गए, क्या गति रही होगी उनकी। फिर कई कारण हैं आपके पास में कि जैसे आपके पास में स्लैब पुल है, रिज पुश है, अध्ययन के अंदर यहाँ पे समेकित नहीं थे भाई साहब ये, पर इन्होंने शुरुआत के अंदर जो है बहुत ही अच्छा काम किया मध्य महासागरीय कटक और महासागरीय नितल विस्तार का सिद्धांत दे करके। इसके उपरांत ये सारी थ्योरीज जो है ना आपके पास में, इन सभी थ्योरीज को मिला करके 1967 का टाइम आता है। कौन सा टाइम है? 1967 के अंदर दो और थे आपके पास में, मैकेंजी, मैकेंजी के एक और साथी थे पार्कर, मैकेंजी व पार्कर। मैकेंजी और पार्कर ने क्या किया दोस्तों आपके पास में, महाद्वीपों का ही नहीं महासागरों का भी, इन दोनों ही महाद्वीप और महासागर पे होने वाली भूवैज्ञानिक घटनाओं का भी व्याख्या कर दिया। इन्होंने ये भी बताया कि पृथ्वी का जो स्थलमंडल कठोर प्लेटों में विभाजित है,
ये स्थेनोस्फेयर के ऊपर तैरती है ना, सारी प्लेटें क्या है हमारे एस्थेनोस्फेयर के ऊपर फ्लोट ही तो कर रही है। और ये भी बताया कि मेंटल संवहन धाराओं के द्वारा इन प्लेटों की गति तय होती है, दिशा तय होती है, और रेडियोधर्मी क्षय के कारण, रेडियो एक्टिव डिके के कारण ये उष्मा उत्पन्न होती है जो प्लेटों को गति देती है। प्लेटों की सीमाओं का महत्व बताया। इन्होंने ये भी बताया कि पृथ्वी की मुख्य जितनी भी भूवैज्ञानिक घटनाएं हैं वो इन प्लेट किनारों पे ही होती हैं। ये प्लेटें आपस में या तो समानांतर गति करती हैं, या आपस में टकरा रही है, या फिर एक ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ जा रही है। सो इन प्लेट बाउंड्रीज, प्लेट किनारों को जो है मैकेंजी मॉर्गन ने बहुत ही ज्यादा महत्व दिया था आपके पास में, ठीक है ना। और इस आधार पे तीन प्रकार की प्लेट जो है सीमाएं देखने को मिल सकती हैं। एक है आपके पास में अपसारी, दूसरा है आपकी अभिसारी। और अपसारी और अभिसारी में क्या फर्क है आपके पास में, कि यहाँ पे अपसार, अपसरण मतलब दूर दूर जाना, प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, है ना, तो जो प्लेटें हैं वो एक दूसरे से दूर जाती। अभिसारी में प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, एक दूसरे के और बढ़ती हैं, ठीक है ना। और तीसरी जो है आपके पास में रूपांतर सीमाएं इसको कहा जाता है, पैरेलल जो होती हैं। रूपांतर सीमाएं जो है आपके पास में, इसमें प्लेटें क्षितिज रूप से खिसकती हैं, है ना, तो प्लेटों में इस प्रकार क्षितिज रूप से, हॉरिजॉन्टल रूप से एक दूसरे के समानांतर गति होती है। अब जब यहाँ पे प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएगी तो बीच में से लावा बाहर आएगा, और वो लावा सूखने के बाद में रिज बना देगा, तो ये मिड ओशनिक रिज या मध्य महासागरीय कटक का निर्माण करती है। जबकि अभिसारी प्लेटें होंगी तो वो पर्वतों का निर्माण करेगी, कि सर इसके बीच में जो सेडिमेंट्स था वह ऊपर उठ करके क्या बना दिया है, पर्वतों का निर्माण कर देगा, जैसे हिमालय और एंडीज हैं। रूपांतर क्या करेगा, फॉल्ट क्रिएट करेगा। फॉल्ट में है सैन एंड्रियस फॉल्ट, एक एग्जांपल है आपके पास में, क्या है आपका, लास्ट क्लास में सारे पढ़ाए हैं मैंने तुमको, सैन एंड्रियस फॉल्ट। यह एक मुख्य रूप से विस्तृत एग्जाम्पल देखने को मिल सकता है। अब महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटों का जो है आपको एक स्वतंत्र अस्तित्व है, जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ डायग्राम्स पहले पढ़ने की चेष्टा की है। यहाँ पे आप देखेंगे, अब जैसे ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, तो एक तरीके से इस पे महासागर नहीं है, महाद्वीप है लगभग लगभग, है ना। अफ्रीकन प्लेट पे महासागर भी है, महाद्वीप भी है। सो यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक्स क्या बताता है कि महासागर और महाद्वीपीय प्लेटों की एक अस्तित्व है स्वतंत्र रूप से। फिर ये कहता है कि प्लेटों की सीमाओं पे भूवैज्ञानिक घटनाएं, सारे भूकंप, सारे ज्वालामुखी, पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण यहीं देखने को मिलेगा। फिर ये समुद्र नीतल में बताते हैं कि समुद्र के अंदर नई परपटी, नए लिथोस्फीयर का निर्माण होता है मध्य महासागरीय कटक में, जैसे यहाँ पे ये प्लेट सीमाओं के बीच में। और पुरानी परपटी जो है वह बाउंड्री के आसपास में, जहां भी अभिसरण हो रहा है, जहां प्लेटें टकरा रही है, वहां पुरानी परपटी नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पे इन तीन प्लेट सीमाओं का एक महत्व हमें देखने को मिलता है। कई सारी यहाँ पे सूची है आपके पास में, है ना, इसकी सूची को आप लोग अच्छे से बना सकते हैं। क्या मैं हेल्प करूं आप लोगों को, लिखेंगे मेरे साथ में, लिखना चाहेंगे, मेरे ख्याल से लिख लीजिए, चलो। ठीक है, तो लिख लीजिए। प्लेटों के नाम लिखवा देता हूं ताकि याद रहे चीजें तुम्हें, ठीक है भाई। देखिए, आपके पास में प्रशांत प्लेट है ना, सबसे पहले लिखेंगे ये है प्रशांत प्लेट। प्रशांत प्लेट जो है ओशियनिक है, महासागरीय, क्या है ये आपके पास में, ओशियनिक प्लेट है। दूसरी प्लेट लिखेंगे आप उत्तरी अमेरिकन प्लेट। उत्तरी अमेरिका पे देखो महासागर और महाद्वीप दोनों ही है ना, तो लिखो उत्तरी अमेरिकी प्लेट। इस पे कॉन्टिनेंट और ओशियन दोनों हैं, तो आप महासागर और महाद्वीप दोनों है। फिर है दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, पश्चिमी अटलांटिक, और इसके ऊपर एंड्रीज देखने को मिलेगा। ये साउथ अमेरिकन प्लेट है, पश्चिमी अटलांटिक आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे आपके पास में। साउथ अमेरिकन प्लेट, ठीक है। तीसरी प्लेट है आप, चौथी प्लेट है आपके पास में अफ्रीकन प्लेट। कौन सी है, अफ्रीकन प्लेट। अफ्रीकन प्लेट जो है यहाँ पे महाद्वीप अफ्रीका का, उसके आसपास का क्षेत्र देख लेगी। यूरेशियन प्लेट, यूरोप और एशिया दोनों है, यूरेशियन प्लेट, ये यूरोप और ये एशिया दोनों है इसमें, तो ये है आपकी यूरेशियन प्लेट आपके पास में, ठीक है ना। नेक्स्ट आपकी इन द लाइन, इसके आगे लिखिए आप लोग, यूरेशियन प्लेट के आगे एक और नाम लिख लीजिए, भारतीय प्लेट। इंडियन प्लेट जो है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाला एरिया आ जाएगा।
हिंद महासागर वाला एरिया आ जाएगा। भारतीय प्लेट पे क्या है, इंडियन प्लेट पे क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, और इंडियन ओशन वाला एरिया आ जाएगा। फिर है आपकी एंटार्क्टिक प्लेट। ये एंटार्क्टिक प्लेट पे है जो है एंटार्क्टिक महाद्वीप है दोस्तों, पता होना चाहिए, दक्षिणी ध्रुव पे है, और इसके आसपास के एरिया आ जाएगा। इसके अलावा कई लघु प्लेटें और है, माइनर प्लेट्स भी हैं। अब दोस्तों इन माइनर प्लेट्स की भी हम लोगों को जो है अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। अगर हम लोग इस माइनर प्लेट्स की जो है अच्छे से जानकारी लेते हैं आपके पास में, जैसे कोकोस प्लेट, कोकोस यहाँ पे है ना, ये रही कोकोस प्लेट। नाजका प्लेट है आपके पास में। अरब सागर के ऊपर जो है अरेबियन पेनिनसुला है, तो अरबियन प्लेट है वहां पे। यहाँ पे फिलीपाइंस प्लेट है, फिलीपाइंस, ठीक है ना। फिर है आपके पास में यहाँ पे कैरिबियन प्लेट है, यहाँ पे भी इसमें जॉन द फ्यू का प्लेट है ना। तो कई सारी मेजर और माइनर प्लेट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। कैरोलिन प्लेट भी होती है, ठीक है ना। अब इन प्लेटों की गति क्या होती है पता है आपके पास में, प्रति वर्ष 2 से 15 सेंटीमीटर, 2 to 15 सेंटीमीटर पर ईयर की दर से ये गति करती है। एस्टेनोस्फेयर जो है आपके पास में पृथ्वी के अंदर, है ना, जिसको हमने कहा था कि सेमी मोल्टन प्लास्टिक की जैसी लेयर है, इसके ऊपर ही सारी प्लेटें जो है वह मूवमेंट करती है। इसी के ऊपर सारी प्लेटों की मूवमेंट होती है कि नहीं होती है? यस। सो एस्टेनोस्फेयर जो है वह, उसके अंदर संवहन से ये प्रभावित होती है। कहीं संवहन ज्यादा है आपके पास में, स्पीड 15 सेंटीमीटर पर ईयर तक भी है, कहीं स्पीड कम है तो 2 सेंटीमीटर पर ईयर भी है, ठीक है ना। सो यह चीजें जानकारियां आपको होनी चाहिए, ठीक है। सो अब एक होमवर्क लिख लो। होमवर्क, होमवर्क क्लिक करके मुझे सबमिट करोगे कहाँ? टेलीग्राम पे, जे जे सर यूपीएससी पे। होमवर्क क्या है आपके पास में? आप एटलस उठाओगे, और किसी भी एटलस में जो है आपके पास में ये इस प्रकार के पृथ्वी की मुख्य प्लेटों का जो वितरण है वो देखने को मिलेगा। तो पृथ्वी की प्रमुख और लघु प्लेटों का एक मानचित्र आप खुद बनाएंगे, आप अपनी कॉपी में खुद बनाएंगे, ये आपका होमवर्क है। और प्लेटों की गति की दिशा को दर करने के वाला एक नक्शा भी बना सकते हैं, कि जिससे आप बता सकते हैं कौन सी प्लेट किससे टकरा रही है ना। प्लेट सीमाओं के ऊपर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहाँ आगे बढ़ते हैं? प्लेट बाउंड्रीज, प्लेट सीमाएं। अब जो ये प्लेट सीमाएं हैं दोस्तों, जिसकी हम लोगों को यहाँ पे जानकारी लेनी है, इसकी थोड़ी सी हम लोग यहाँ पे बात कर देते हैं। जैसे हमने कहा कि सर दो प्लेटें अगर एक दूसरे से दूर जा रही हैं, है ना, दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो इनको हमने डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज कह दिया। अगर नजदीक आ रही है तो कन्वर्जिंग या अभिसारी प्लेट इनको हमने कह दिया था। सो प्लेटें जो है दोस्तों आपके पास में वह अलग अलग किनारे इनके हो सकते हैं। यही है मेजर जो है आपके पास में, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सुन लो, उसके बाद में मैं एंड करता हूं लेसन। डाइवर्जिंग यानी अभी अपसारी प्लेट किनारे, जब प्लेटें एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वह क्या जा रही है, दूर जा रही है। प्लेटें क्या जा रही है आपके पास में, दूर जा रही है, मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है। जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, एग्जाम्पल यहां पे बनेगा आपके पास में डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री का मध्य महासागरीय घटक, है ना, मिड ओशनिक रिज। क्या बनेगा यहाँ पे? मिड ओशनिक रिज। यहाँ पे रिजेस बनेगी, यहाँ पे कटक का निर्माण होगा महासागरों के भीतर। अब जब भी कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री होगी, जो भारी प्लेट होगी वो नीचे की तरफ डूब जाएगी आपके पास में। उदाहरण के लिए यहाँ पे पर्वत बनेंगे, जिसको हम लोग एंडीज या फिर हिमालयन माउंटेन के रूप में देख सकते हैं, कि भारतीय यूरेशियन प्लेट जब टकराव होता है तो यहाँ पे क्या बना था, हिमालय बनेगा। वैसे एंडीज जो है वो दक्षिणी अमेरिका और नाजका प्लेट के कन्वर्जन से बना है। देखो लास्ट जो है आपके पास में स्लाइड, यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा भी था, ठीक है ना। सो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि माउंटेन्स फॉर्मेशन का, पिछली क्लास में मैंने लिखा भी था कौन सी दो प्लेटों के टकराव से होता है। रूपांतर है आपके पास में, मैंने कहा यहाँ पे एक इधर जा रहा है एक उधर जा रहा है, बीच में दरार फॉल्ट का निर्माण हो रहा है आपके पास में। प्लेटें क्षितिज रूप से खिसकती है, सैन एंड्रेस फॉल्ट। तो यहाँ पे रूपांतर सीमाओं में लिखे, जब प्लेटें क्षितिज रूप से खिसकती हैं तो यहाँ सैन एंड्रेस फॉल्ट इसका एक एग्जाम्पल रूपांतर सीमाओं का देखने को मिल सकता है दोस्तों आपके पास में। बाकी सारी चीजें मैं आपको करा चुका हूं, हिमालय हमने किया है, एंडीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो एंडीज जो है वो कहाँ है आपके पास में? एंडीज देखने को मिलेगा दोस्तों हमें दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी किनारे के ऊपर, ठीक है ना। एक और चीज हम यहाँ पे एक नई चीज जो सीख सकते हैं, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी कैन लर्न ओवर हियर बडीज इज दिस। इस मैप को जिसने अच्छे से समझ लिया उसका बहुत ही अच्छा
क्लियर हो जाएगा ये कि सर हिमालय की स्थिति देखें तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यहाँ पे आपको हिमालय देखने को मिलते हैं। तो जो हिमालय है आपके पास में वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की उत्तरी सीमा पे है। यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट जो है उनके टकराव के कारण, कन्वर्जेंस के कारण, अभिसरण के कारण बने हुए हैं आपके पास में। तो यह अभिसारी प्लेट सीमा पे स्थित है और यहाँ पे माउंट एवरेस्ट सहित विश्व की सबसे बड़ी जो माउंट चोटी है 8,848 मीटर की, वो यहीं पे है। ठीक है, इसके अलावा एंडीज है। एंडीज हमारे दक्षिण अमेरिका के अंदर है। नास्का प्लेट और दक्षिणी अमेरिकन प्लेट के टकराव के कारण यहाँ पे देखने को मिलेगा। पेरू, चिली यहाँ पे कई देशों के अंदर फैली हुई है, बोलिविया, इक्वेडोर में फैली हुई है। तो नाजका प्लेट का दक्षिणी अमेरिका प्लेट से जब टकराव होता है, दो प्लेटों का टकराव होता है, तो क्या होता है, भारी प्लेट डूब जाती है, सबडक्शन हो जाता है। तो नाजका प्लेट के दक्षिणी प्लेट के नीचे सबडक्शन हो जाता है, ठीक है ना, और उसके कारण इस एंडीज पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है। तो यहाँ पे ज्वालामुखी गतिविधियां देखने को मिलेगी, यहाँ पे भूकंप भी देखने को मिलेंगे, यहाँ पर्वत श्रृंखला भी है आपके पास में। फिर तीसरी चीज आती है आपकी एल्प्स। एल्प्स कहाँ है आपके पास में, यूरोप में स्थित है। कहाँ है दोस्तों, ये यहाँ पे आपको एल्प्स देखने को मिलेगा। एल्प्स जो है वह फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया जैसे देशों में देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट है दो, तो इन दो प्लेटों में टकराव होता है, तो विवर्तनिक प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप यहाँ पे पर्वत देखने को मिलते हैं जिनको हम एल्प्स नाम दे देंगे। रॉकीज, रॉकीज हमारा है यूएसए के अंदर, यहाँ पे आपको रॉकीज देखने को मिल जाएगा। रॉकीज पर्वत श्रृंखला यूएसए और कनाडा के अंदर है ना। यहां देखेंगे आप उत्तरी अमेरिका की प्लेट है और पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट में क्या हो रहा है आपके पास में, अभिसारी प्लेट मूवमेंट होता है, कन्वर्जेंस हो रहा है। जटिल विवर्तनिक प्रक्रियाओं से यहाँ पे इन फोल्ड माउंटेन वलित पर्वतों का निर्माण होता है। कई जगह पे आपको वल्केनिक एक्टिविटीज भी देखने को मिल सकती है, जैसे हवाईयन। यहाँ पे आप देखेंगे पैसिफिक, इस पैसिफिक के अंदर ही, इस प्रशांत के आसपास में ही, यहाँ पे अमेरिका के आसपास में हमें हवाई आइलैंड्स भी देखने को मिल जाते हैं। इस वाले क्षेत्र में क्या है, हवाई। तो यहां पे हवाईयन आइलैंड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। यह ज्वालामुखी द्वीप श्रृंखला है, गैलापेगोस है आपके पास में। यह ज्वालामुखी द्वीप श्रृंखलाएं होती है दोस्तों। एक होता है आइलैंड आर्क, कि भैया अब एक छोटा मोटा ज्वालामुखी नहीं, कोई द्वीप आइलैंड नहीं बना है। इस बार आपके पास में जो है कई सबडक्शन जोन्स के कारण क्या होता है, पश्चिम प्रशांत महासागर क्षेत्र के अंदर, जैसे जापान है, जापान यहां पे देखने को मिलेगा, ये वाला क्षेत्र। तो यह अपने आप में एक आइलैंड आर्किपेलिगो है, वॉल्केनिक आर्क है आपके पास में, सबडक्शन जोन के कारण बना हुआ है यह पश्चिमी प्रशांत महासागर वाले क्षेत्र के अंतर्गत। कई सारी ट्रेंचेस भी बन सकती हैं, जैसे कि मरियाना ट्रेंच, यहाँ पे दुनिया का सबसे गहरा क्षेत्र इसको कहा जाता है। यहाँ पे मरियाना ट्रेंच आपको देखने को मिल जाएगी। दो प्लेटें टकराती हैं तो टूट करके ओशनिक प्लेट नीचे धंस जाती है, गर्त का निर्माण करती है ना। तो यहाँ पे प्रशांत प्लेट और मरियाना प्लेट के नीचे सबडक्शन, प्रशांत प्लेट का मरियाना प्लेट के नीचे सबडक्शन होता है और उसके कारण यह मरियाना ट्रेंच, मरियाना गर्त का निर्माण होता है। ऐसे ही पेरू, चिली भी, यहाँ पे भी एक ट्रेंच है। यहाँ पे भी क्या है, एक पेरू और चिली के पास में जो नाजका प्लेट दक्षिणी अमेरिका प्लेट से टकराती है ना, तो टकरा के टूट के यहाँ पे एक ट्रेंच का निर्माण करती है सबडक्शन से पहले, और यहाँ पे जो वो धंसती है तो एक ट्रेंच का निर्माण करती है। उस प्लेट का, उस ट्रेंच का नाम है पेरू चिली ट्रेंच। तो कई सारी ट्रेंच है। समुद्र के बीच में यहाँ पे क्या होगा, अपसारी प्लेट किनारे होंगे, और इन अपसारी प्लेट किनारों में हम क्या देखने की चेष्टा करेंगे दोस्तों, मिड ओशियनिक रीजेस है। इन मिड ओशियनिक रीजस के अंदर अटलांटिक महासागर के मध्य में जो है आपके पास में ये स्थित होगी। अब यहाँ पे क्या है, अपसारी सीमाओं की जो है परपट्टी का निर्माण होता है। जैसे प्लेटें दोनों दूर जाएगी, जैसे किसी ने ढक्कन खोल दिया, नीचे से लावा बाहर आ रहा है, और यहाँ पे जो है आपको एक माउंटेन रिज के रूप में, है ना, कटक का निर्माण देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे आपको मिड ओशियनिक रिज हर महासागर के बीच में, मिड ओशियनिक रिज हर महासागर के बीच में, मिड ओशियनिक रिज हर महासागर के बीच में मिड ओशियनिक रिज देखने को मिलेगी, जो कि अपसारी सीमा के आसपास में हमेशा प्लेट का निर्माण होता है। यहाँ पे ईस्ट पैसिफिक राइज भी हम देख सकते हैं। तेज गति से यहाँ पे जब केटाव का जो है कटक का फैलाव होता है तो यहाँ पे राइज भी देखने को मिलता है, पूर्वी प्रशांत राइज इसको कहते हैं। कई रिफ्ट वैलीज हैं, कई प्रकार की प्लेट टेक्टोनिक्स है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स का महत्व क्या हुआ कि सर हमें पर्वत निर्माण देखने को मिला, हमें रिफ्ट घाटियां देखने को मिली, और कई ज्वालामुखी संरचनाएं जो हैं हमें इसके फलस्वरूप देखने को मिलती हैं दोस्तों यहाँ पे। सो यह इसका महत्व है, दिस इज द इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि यह लेसन कैसा लगा आपके पास में, इसका महत्व
जलवायु से लेकर के स्थलाकृतियों के निर्माण, इनके आर्थिक महत्व भी है, जैसे कहाँ संसाधन, कहाँ ऊर्जा, कहाँ पर्यटन होगा, है ना। तो निष्कर्ष यही है कि आज की तारीख में प्लेट टेक्टोनिक्स पृथ्वी की सतह पे जलवायु और संसाधनों को गहराई से प्रभावित करती है। हर संरचना महाद्वीप महासागर पे जो है वो प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण बनी हुई है। तो वैज्ञानिक अनुसंधान, चाहे पर्यावरणीय प्रबंधन कहें, चाहे आर्थिक विकास कहें, इसके अंदर प्लेट टेक्टोनिक्स का एक महत्वपूर्ण योगदान है। इस सिद्धांत के विकास के माध्यम से ही हम भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को और आगे से समझ सकते हैं। राइट, विद दिस बीइंग सेड, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपका कोई भी कमेंट है, कोई भी डाउट है, आप मुझे जरूर लिखें। कहां पे आप लिखने वाले हैं अपने डाउट्स को? जे सर यूपीएससी पे। विद दिस बीइंग सेड, वी आर concluding today's class. Thank you.